नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं ओबीसी एकता अधिकार मंच के अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद जी। हम उनसे ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के एकता, उनके अधिकारों की बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। ग्लोबल मीडिया के सभी पदाधिकारियों सहित सभी पूरे चैनल हेड को भी सभी को अपनी ओर से और ओबीसी एकता अधिकार मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबों ने ओबीसी एकता अधिकार मंच को इस योग्य समझा और उसे अपने चैनल के माध्यम से इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ओबीसी एकता अधिकार मंच ओबीसी के किन हक की बात करता है? ओबीसी एकता अधिकार मंच जो झारखंड प्रदेश में कार्यरत है, वह पूरे एकीकृत बिहार में हमारा हक अधिकार 27% था। जब 1931 में जनगणना हुआ था अंग्रेज़ों के समय में, उस समय हमारी जनसंख्या देश में 52% थी। उसके बाद लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ती गई और हम पूरे देश में 65% की संख्या में निवास करते हैं। और ख़ास करके झारखंड राज्य की जहाँ बात है, उसमें जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है तब से हमारा ओबीसी परिवार के लोगों को लगातार छलने का काम किया गया, चाहे वह एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार रही हो। दोनों ने हमारे हक और अधिकार में कटौती करने का काम किया है और उन लोगों ने हमारा हक और अधिकार को काटते काटते 27 से घटा करके 14% हमारा आरक्षण, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो चाहे नौकरी हो, उसमें कर दिया है। उसके साथ ही झारखंड के 11 जिलों में स्थानीय नियोजन नीति में वो शून्य कर दिया है हमारा आरक्षण। इसको लेकर के हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया है दिसंबर माह से और लगातार इसको अनवरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह संघर्ष पलामू प्रमंडल स्तर पर होकर के और चिनगारी के रूप में वहाँ से निकला है और गोला के रूप में झारखंड राज्य की राजधानी रांची में स्थापित हुआ है। और पूरे झारखंड में इसकी चर्चा है कि कोई हक अधिकार की लड़ाई का बात ओबीसी का कर रहा है तो वह ओबीसी एकता अधिकार मंच है। और वह मंच जब तक इसमें जान रहेगा, जब तक लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा, तब तक यह मंच अपनी अंतिम सांस तक ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा और उनके हक अधिकार की बातों को करता रहेगा। बिल्कुल। आपने अभी अभी यूपीए और एनडीए की सरकार पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को सदन में उठाया है कि ओबीसी जाति का एक सेकेंड रुकिए, शुरू से फिर से कर लीजिए इसको। आपने अभी अभी यूपीए और एनडीए की सरकार पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, पर हाल ही में मॉनसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने ओबीसी के अधिकारों के लिए सदन में ये बात उठाई है कि उनके रिजर्वेशन को छीना जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? केवल अमर कुमार बावरी ने ही नहीं उठाया है, आप देखे होंगे राहुल गांधी जी भी देश के सदन के अंदर उठाया। हमारे अमर कुमार बावरी को भी हमने मेमोरेंडम दिया था प्रतिपक्ष के नाते जाकर के उनके पास कि हमारी जो मांगे है उसको लेकर के हम लोग 30 जुलाई को विधानसभा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। तो उनको हमने अवगत कराया था, उसी को लेकर उन्होंने प्रतिपक्ष के नाते इसको उठाने का काम किया। राज्य सरकार भी हमारे लॉलीपॉप दे के बैठा हुआ है कि आपकी जाति आधारित जनगणना हम कराएंगे। चंपाई जी की सरकार ने हमारी घोषणा किया, उन्होंने मंत्रिमंडल से और विधानसभा से पारित करा लिया। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केवल कहने से काम नहीं चलेगा, इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना होगा। एक समय निर्धारित करके विधानसभा चुनाव से पूर्व वो जातीय आधारित जनगणना करा करके सरकार, राज्य सरकार और हमें जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वह सरकारी नौकरियों का क्षेत्र हो, चाहे निकाय चुनाव का क्षेत्र हो, चाहे पंचायत चुनाव का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो राज्य सरकार के अधीन है, उन सभी क्षेत्रों में हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित करे। और जो केंद्र सरकार के अधीन है हमारी मांगों के तहत, वो हमारी मांग यहाँ से पारित करा करके राज्य से और केंद्र को अग्रसारित करने का काम करे, ताकि हम केंद्र सरकार को भी जा करके घेरने का काम करेंगे, धरना देने का काम करेंगे। और उनके कानों में आवाज़ पहुँच चुका है कि हम ओबीसी परिवार को दरकिनार करेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने ओबीसी परिवार को दरकिनार किया, उसी के निमित्त
वो इनको आज खामियाजा इतना भुगतना पड़ा कि वो इतने कम सीट उनका आया। उनको दरकिनार किया, सोचा कि मैं शीर्ष नेतृत्व तो केवल हूँ, उसके चलते सभी ओबीसी के लोग हमारी बातों को सुन लेंगे और हमारी साथ दे देंगे। लेकिन लोगों ने यह देखा कि केवल ऊपर एक बैठने से काम चल जाएगा, आपको नीचे के लोगों को भी सुनने और सुनाने वाला हमारा प्रतिनिधित्व सदन में होना चाहिए। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा भी भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ इसको जो फ़ायदा हुआ कांग्रेस को, वो इसी के चलते फ़ायदा हुआ कि उन्होंने लगातार ओबीसी की आवाज़ को उठाया सड़क से सदन तक। उसके लिए कांग्रेस की तरफ भी लोग थोड़ा कन्वर्ट हुए, जिसके चलते उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो मैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे ओबीसी परिवार के हक और अधिकार को दीजिए, ताकि आपको पुनः इस कुर्सी पर बैठाने का काम करेगा लोग, और आपको लगातार जितना दिन चाहेगा ओबीसी उतना दिन सत्ता में बनाए रखेगा, और आप ओबीसी के हितों का बातों को करते रहिएगा। ओबीसी एकता अधिकार मंच अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष हमेशा आई है। उन 11 सूत्री मांगों के बारे में हम जानना चाहेंगे। वो हमारी 11 सूत्री मांगों में जाति आधारित जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में हमें जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों में हिस्सेदारी, सभी शैक्षणिक संस्थानों में, सभी नौकरियों में, सभी हमारे जितने भी सामाजिक राजनीतिक खेल जो भी क्षेत्र है भर्ती में, सभी क्षेत्रों में हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। महिलाओं के लिए खास करके जो पढ़ लिख करके बेरोजगारी का दंश झेल रही हैं ओबीसी परिवार की महिलाएं, उनके लिए सरकार स्वरोजगार हेतु बिना ब्याज का उनको अनुदान पर उनको राशि उपलब्ध कराए। ओबीसी के वित्त निगम का स्थापना करके ओबीसी का जो आयोग है उसका गठन तो हुआ है, उसके अध्यक्ष भी जोगेंद्र प्रसाद जी बने हैं, लेकिन वह निष्क्रिय रूप से काम कर रहा है, पंगु बना हुआ है। उसको सक्रिय करते हुए राज्य सरकार उसको अलग से वित्त निगम का स्थापना कराए और उसमें वित्त की व्यवस्था कराए, और उस वित्त के माध्यम से हमारे जो बेरोजगार नौजवान युवा हैं, हमारे छात्र छात्राओं को शिक्षा में लोन की ज़रूरत पड़ती है, जो बिना पैसे के अभाव के बिना वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारे राज्य सरकार उनको लोन की व्यवस्था कराए कि आप जब पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे तो आप हमारी ऋण को बिना ब्याज के वापस कर देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार करे। हमने मांग किया है कि हम ओबीसी मतलब जानते हैं, लोग बोलता है अदर बैकवर्ड कास्ट, मैं उसको नहीं मानता हूँ, इसको मानता हूँ ओवर ब्रिज कम्युनिटी। एक बहुत बड़ा समुदाय है, एक बड़ा पूल है इस समाज का, हम इसको मानते हैं ऑर्गेनाइज बेस कम्युनिटी। ऑर्गेनाइज तरीके से सारे कामों को करता है। जिस तरह से हम खेती का भी काम करते हैं हमारे महतो समाज के लोग, तो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। जिस तरह से वो पशुपालन का काम करते हैं यादव समाज के लोग, ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। जिस तरह से व्यापार करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाए हुए हैं, चाहे वो लोहे का सामग्री का उत्पादन हो, कालीन का उत्पादन हो, चाहे मछली का उत्पादन हो, चाहे खेती का उत्पादन हो, तमाम तरह की जो उत्पादन होती है उसमें हमारे ओबीसी परिवार के लोग ऑर्गेनाइज तरीके से उसको करते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज बेस कम्युनिटी भी बोलेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि इन सभी लोगों के लिए आप अलग से कोष की स्थापना करके और उनको बिना ब्याज का उनको राशि उपलब्ध कराइए, और जो एकदम गरीब हैं उनको अनुदान पर राशि उपलब्ध कराइए, ताकि वो अपने जीविकोपार्जन कर सकें, अपने बच्चे बच्चियों के भविष्य को उज्जवल कर सकें। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी मांग रखा है कि उन बच्चे बच्चियों के लिए जिनके माता पिता रोजगार करके, खेती करके, किसानी करके, मजदूरी करके पढ़ाने के लिए रांची भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराते हैं, उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो होनहार हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, और जो चंद लोगों के लिए पेपर को लीक करा दिया जाता है और उस पेपर लीक होने के चलते हमारे होनहार बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से यह मांग करता हूं कि वैसे लोगों को चिन्हित करिए और इतना फुल प्रूफ आप व्यवस्था करिए कि हमारा पेपर लीक नहीं हो, ताकि हमारे जो होनहार बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। तो इसका भी हमने इस मांग पत्र में रखा है कि आप इस मांग पत्र के माध्यम से हमें आप इसको पूरा करिए, कि ताकि जो लोग दोषी हैं
उनको आप केवल सज़ा मत दिलवाइए, उनको फांसी की सज़ा दिलवाइए, तभी हम लोग आपको शांत रहने देंगे। हमने यह भी लिखा है कि आप पिछड़े समाज के जो भी हमारे व्यवसायी बंधु हैं, जो जीएसटी के माध्यम से गांव में रह करके कर के माध्यम से, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वह जीएसटी हो, उसके माध्यम से हम देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में रीढ़ की हड्डी है। 24 लाख करोड़ साल में हम उनको राजस्व देते हैं, जिससे देश की विकास, ग्रामीण की विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, बिजली, पानी, सभी क्षेत्रों में हमारे ओबीसी परिवार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हम कर के माध्यम से उनको देते हैं। तो हम जब 60 वर्ष की आयु की हो जाते हैं, तो हम जब काम करने लायक नहीं रह जाते हैं, उस परिस्थिति में हमें सरकार 60 वर्ष के बाद जिस अनुपात में हमने जीएसटी पे किया है, उस अनुपात में हमें पेंशन की व्यवस्था कराए, या एक राशि के रूप में, एक सामान्य राशि के रूप में, जिससे मेरा जीवन यापन पूरा हो सके, हमें अपने बच्चियों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उस तरह से वो पेंशन की व्यवस्था उस जीएसटी में ही बना दे कि जब आप रिटायर होंगे 60 वर्ष के बाद, आपके खाते में पेंशन के रूप में ये पैसा चला जाएगा। इसका भी हम लोगों ने मांग रखा है। हम लोगों ने यह भी मांग रखा है कि व्यवसायी बंधुओं के साथ लगातार चोरी, लूट, घटना, छिनतई, हत्या, रंगदारी, उनके दुकानों में चल के गोली चलाना, ये आम बात हो गया है। उनके दुकान का शटर तोड़ करके, ताला तोड़ करके उनकी चोरी हो जाना। तो मैं यह सरकार से मांग की है कि स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी SSA आप अलग से सुरक्षा की व्यवस्था करा करके उसके लिए अलग से विंग बनाइए, ताकि वैसे लोग जो आपके देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं, वो आगे आपको और भी राजस्व दे सके। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी एक अलग से सुरक्षा एजेंसी बना करके करने का कार्य करिए। अपने आखिरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ती हूँ मैं। आपसे जानना चाहूँगी सर कि ओबीसी एकता अधिकार मंच आगामी विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को फ्रंट फुट पर आकर सपोर्ट करने वाली है? जो ओबीसी का बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा, और ओबीसी का हक अधिकार जो देने का बात करेगा, उसी के साथ हम लोग जाने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो स्लोगन को पूरा करेगा जो पार्टी, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। उसके साथ हम लोग जी जान लग करके पूरा ओबीसी परिवार के लोग झारखंड के उसको सत्ता में बिठाने का काम करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर दिया है। धन्यवाद आप सभी को, और आप सबों ने जिस तरह से ओबीसी के हक अधिकार को लोगों तक पहुंचाने में हमें सहायता किया, इसके लिए भी आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप आगे भी इसी तरह बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी छोटी सी मुलाकात ओबीसी एकता अधिकार मंच के अध्यक्ष के साथ। हमने उनसे तमाम मुद्दों पर बात की। हमने जाना कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ओबीसी एकता अधिकार मंच किस तरह का नज़रिया रख रहा है। इन लोगों की मंशा बेहद साफ है कि जो भी ओबीसी एकता अधिकार की बात करेगा, उन्हीं के साथ यह मंच आगे विधानसभा चुनावों में खड़ा रहेगा। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।